मनप्रीत पंजाब के ग्रामीण विद्यालय में भाषा की अध्यापिका है। माध्यमिक स्तर की भाषा कक्षा में वह रेडियो का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करती हैं। यानी रेडियो क्या है? एक रिसोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसे भाषा निवेश में मदद नहीं करेगा? यानी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या लैंग्वेज को बेहतर बनाने में, सिखाने में कौन सा एक चीज है जो मदद नहीं करेगी, यानी हेल्पफुल नहीं होगी लैंग्वेज को सिखाने के एक संसाधन के रूप में? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के भाषा पाठों के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना। यानी भाई रेडियो क्या एक संसाधन है भाषा सीखने में, सही बात है, एक रिसोर्स है, एक एड है। प्रसारण में सुने गए संवादों को अपनी भाषा में लिखना और उन पर रोल प्ले करना, इससे भी बच्चों की भाषा का विकास जो है बेहतर होगा। रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना, ये हमने इंग्लिश में भी किया ही था। ये इतिहास का विषय है, ना कि भाषा का, कि रेडियो कब आया था, कहां से बनाया, किसने बनाया, या फिर साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, इतिहास में भी नहीं पढ़ेंगे। ये रेडियो का इतिहास जो कि साइंस के अंदर चला गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सही नहीं होगा। बाकी रेडियो से उसके विद्यार्थियों को विभिन्न आवाजें मिलेंगी, तो लैंग्वेज बाकी ऑप्शन से सीखी जा रही है, लेकिन ये किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई फिर, है ना। इतिहास हो गया कि जानना और मॉडल बनाना, फिर साइंस में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक लेखक की भूमिका में शामिल है, यानी जो एक राइटर का रोल है उसमें क्या शामिल है? मुख्य विचार बिंदु पर चिंतन करना, यानी जो भी मुख्य विचार बिंदु है उस एक कॉन्टेक्स्ट, जो भी एक सामग्री है उसका उस पर चिंतन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेखन सामग्री के प्रकार के बारे में विचार, जो भी लिखने की सामग्री है, कविता, कहानी, रिपोर्ट, विधि, निर्देश आदि, इन सब पे विचार। कौन और क्यों इसका पाठक होगा, कौन पढ़ने वाला है, ये किसके लिए है, ये चीजें, इन सब के बारे में देखिए। जब बात हो रही है कौन पढ़ने वाला है ना, ये रिपोर्ट बनाई जाए, कविता लिखी जानी है, कहानी लिखी जानी है या पढ़ी जानी है, कौन इसको पढ़ने वाला होगा, है ना। न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आएगा तो पहले ये सोचा जाएगा ना इसके दर्शक कौन होंगे, या टीवी पे आप एड भी देखते हैं तो किस समय पे कौन सा एड आएगा, उनको सब पता है कि इस टाइम पे जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में रहती हैं तो ये वाले विज्ञापन चलाओ, या ये वाला टीवी सीरियल चलाओ, है ना। ये फलाना सीरियल है, भाभी जी घर पर है, रात को 11 बजे चलाओ, पूरा परिवार बैठे देखे, ये सब क्या है, वो उन्होंने पहले से कंपोजिशन के समय पे ये सब सोचा है ना, कि हमारी ऑडियंस कौन होगी और क्या इसमें होना चाहिए। तो ये संयोजन यानी कंपोजिशन में आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब इसमें ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान रखना होता तो ये प्रतिलेखन या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, यही अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार पत्र के लेख, फिल्म, विज्ञापन, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, पर्यटन सूचना आदि। अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस सामग्री को क्या कहेंगे? बताइएगा फटाफट से। अगर हम बात करें तो ये कौन सी सामग्री है? जब आपको एक एडवर्टीजमेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बस इसको कभी छोटा बना देते हैं, कभी इतनी चीजें ना लिख करके एक चीज लिख देंगे, है ना। तो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें, एडवर्टीजमेंट दे दिया, कोई रिपोर्ट दे दी, कोई न्यूज आर्टिकल, तो पता नहीं कितनी बार पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। और इसमें आप लोग इंग्लिश में भी गलती कर रहे थे और इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें बाह्य सामग्री, इसको एक्सटर्नल रिसोर्स कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। अगर कोई कह रहा है ऐसा तो गलत है। ये एकेडमिक सामग्री है, तो एकेडमिक सामग्री थोड़ी होती है न्यूज रिपोर्ट, एकेडमिक्स के लिए थोड़ी बनाई गई है न्यूज रिपोर्ट, तो जनता के लिए पढ़ने के लिए बनाई गई है, ठीक। स्वाभाविक सामग्री या प्रामाणिक सामग्री, इसमें कई लोग, आप लोग पिछली बार इंग्लिश में भी यही कह रहे थे कि इसको तो नेचुरल मटेरियल कहेंगे, जो कि एकदम गलत होगा। ये प्रमाणिक सामग्री कही जाती है, या इंग्लिश में कहें तो ऑथेंटिक मटेरियल कहा जाता है। ये एक नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों का फिक्स है, हर बार आता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये है आपकी, कितने लोग डी ऑप्शन दे रहे थे? 32% लोग, 38% लोग ए दे रहे थे, जो कि एकदम गलत है। देखिए एक्सटर्नल मटेरियल नहीं, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। अगेन मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि एक सलीका होता है किसी चीज को, एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। पिताजी को पिताजी क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कह दे रहे हैं? उसका रीजन है कि टेक्निकल वर्ड क्या है इसके लिए? प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक क्यों कह रहे हैं हम इसको? बाह्य सामग्री तो कोई भी हो सकती है भाई, जो स्कूल के सिलेबस से अलग है वो कोई भी बाह्य सामग्री है, सारी एक्सटर्नल ही है, ठीक। लेकिन ऑथेंटिक ये क्यों है, प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि वो जो न्यूज आर्टिकल है या वो जो फिल्म का कोई लेख है, वो आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए, भाषा के अधिगम के लिए नहीं बनाया गया, वो किसी और पर्पस, किसी और काम के लिए, जो कि ऑथेंटिक काम है, मतलब रियल लाइफ में वो यूज हो रहा है कहीं पे, और वो उस चीज के लिए ऑथेंटिक है। उस मटेरियल को हम क्लासरूम में लेकर के जब आ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक मटेरियल कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाषा को सिखाने के लिए कोई किताब नहीं बनाई गई जिसको लेकर के आया गया है। वो अगर किताब होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। इसको एक्सटर्नल कह सकते हो, बट ये एक्सटर्नल मटेरियल में भी ऑथेंटिक मटेरियल अगर हम कहें तो डी ऑप्शन है, स्वाभाविक नहीं होगा भाई, इसको ठीक कर लेना, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर
25 देखिएगा, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, त्रुटियों के संदर्भ में अध्यापक को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, इनको अवांछनीय मानने के स्थान पर उसे क्या करना चाहिए, यानी जो त्रुटियां हैं वो अवांछनीय या एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसकी बजाय टीचर को कैसे देखना चाहिए, इसको गलतियों को यानी एरर्स को, बच्चों के त्रुटियों को एक स्वाभाविक अंश के रूप में लेना चाहिए और उनकी अनदेखी करनी चाहिए। स्वाभाविक तो देखेंगे बट अनदेखी करेंगे तो कैसे ठीक होंगी गलतियां। इन्हें विद्यार्थियों की मूर्खतापूर्ण गलतियां चूक के रूप में लेना चाहिए, एकदम खराब। गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए। ये बात एकदम सही है कि गलतियों को बच्चे के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में हम देखेंगे। गलतियों को अध्यापक के लिए संशोधन कार्य जी नहीं, बच्चा सोचता कैसे है, उसका चिंतन प्रक्रिया कैसी है, उसके स्तर में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, ये सब बातें हमें गलतियों से पता लगती हैं। बच्चे की चिंतन में या चिंतन प्रक्रिया में झांकने का मौका देती है हमें गलतियां, ऐसा आपका एनसीएफ भी कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अध्यापक क्रिया विशेषण समझाने के लिए पहले उसकी परिभाषा बताते हैं कि क्रिया विशेषण किन शब्दों को कहा जाता है। पहले डेफिनेशन बताई, फिर उस प्रकार के क्या है उदाहरण प्रस्तुत किए। तो पहले डेफिनेशन है नियम से उदाहरण की ओर जाना, है ना, नियम से उदाहरण की ओर जाना, नियम से उदाहरण की ओर। पहले परिभाषा क्या है, नियम है एक तरह का जो एक फिक्स हो गया, ठीक है ना। नियम से उदाहरण की ओर जाना निगमनात्मक कहलाता है यानी डिडक्टिव मेथड, और उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमनात्मक कहलाता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ इसका, निगमनात्मक विधि यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बाकी किसी का तो यहाँ सेंस ही नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, अध्यापक को विद्यार्थी का आकलन किस लिए करना चाहिए, यानी आकलन की या असेसमेंट की जरूरत क्या है। एक टीचर को बच्चे के असेसमेंट की जरूरत क्या है। ये जो पोल में आप जवाब दे रहे हैं ये असेसमेंट है एक तरह का, जिससे आइडिया लगता है कि कितने % लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, आपको भी पता लगता है कि आप कितना बेहतर सीख रहे हैं, कमी कहां पर है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ये है पता लगाने के लिए कि लक्ष्य भाषा में सर्वाधिक रूप से उत्तम और निपुण कौन है, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें बेटर कौन है। यहां सिर्फ टारगेट लैंग्वेज की बात हुई है नहीं, यहां तो इन जनरल असेसमेंट की बात हुई है। सामान्य तौर पे शिक्षार्थियों के सीखने में अंतरों या गैप का पता लगाना, चलो ठीक बात है। शिक्षार्थियों को उनके पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाने के लिए कहना, कुछ हद तक ये भी हो सकता है। शिक्षार्थियों की प्रगति की तुलना उनके सहपाठियों से करना, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। बेटर ऑप्शन इन दोनों में से भी ये है हमारे पास कि गैप का हम पता लगा रहे हैं। हालांकि अगेन बोर्ड ने जो है कहा कि सी को उठा लेते हैं, पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाएंगे, बट जो बेटर ऑप्शन है वो बी ही है। हम इसी के साथ जाएंगे। कई बार आंसर्स में भी, आंसर की में भी गलती हो जाती है रेयर केस में, तो हम उसी में इसको काउंट कर रहे हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और जवाब वही रहता है जो हमने डिस्कस किया है। रोहित भाषा की कक्षा के लिए चाहता है कि विद्यार्थी भाषा के साथ भाषा में संलग्न हो, यह कैसे संभव है। यानी विद्यार्थियों को भाषा के अधिकाधिक अवसर देना, विद्यार्थियों को भाषा के नियम सिखाकर सटीकता के साथ स्थान पर भाषा अर्जन करा देंगे अधिगम के स्थान पर। बताइएगा एक बार, अधिकाधिक अवसर देंगे तो नेचुरली चाहे वो अधिगम हो चाहे वो अर्जन हो, सारी ही चीजें भाषा के बारे में या लर्निंग हमेशा ही अच्छी होगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये क्या कहता है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर पठन क्षमता समूहों में बांटती है। पठन के स्तरानुसार सभी को पुस्तकें दी जाती हैं। वह प्रत्येक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी से बारी बारी सस्वर पठन करवाती है और पुस्तक के बारे में बात करती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। देखिए हमने दो चीजें पढ़ी थी जिसको हम क्या कहते हैं, साझा पठन यानी शेयर्ड रीडिंग। इसलिए मैं इंग्लिश का भी प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो हिंदी इंग्लिश या सभी लैंग्वेज की पेडागोजी का सेम ही है, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका यहाँ निर्देशित यानी गाइडेड रीडिंग, ठीक है। इसमें हमारी कंफ्यूजन रहती है, उसको हम क्लियर करेंगे। वर्बली मैं आपको एक बार बता भी चुकी हूँ, ठीक। मौन पठन तो साइलेंट रीडिंग होता है, जब बच्चा मन में पढ़े। विस्तृत पठन हो गया आपका पूरा इंटेंसिव रीडिंग, वो करने की कोशिश कर रहा है, सारी डिटेल्स में जाने की कोशिश करेगा। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ किसकी, देखिए ये साझा पठन नहीं है, शेयर्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि टीचर ने खुद से नहीं बताया। शेयर्ड रीडिंग में टीचर खुद से आदर्श वाचन करती है, यानी वो खुद से पढ़ के बताएगी, फिर बच्चों के साथ डिस्कशन होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे बारी बारी से, टीचर हैं सबके पास, बच्चों को उठाया, उनको सस्वर पढ़ने के लिए कहा, कहीं दिक्कत है तो वो सॉल्व की, ग्रुप में बांटा हुआ है। ये गाइडेड रीडिंग का पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, देखिएगा एक बार, एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने।
देखिएगा एक बार पोल फिर से दे दो। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर पठन क्षमता समूहों में बांट दिया, ठीक है। पठन के स्तरानुसार सभी को पुस्तकें दी जाती हैं, ठीक है। वह प्रत्येक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी से बारी बारी सस्वर पठन करवाती हैं, ठीक है, और पुस्तक के बारे में बात करती हैं, जो कि ठीक है ना। वह किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? तो साझा पठन ही होगा भैया, क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ शेयर रीडिंग जो है कर रहे हैं और टीचर करवा भी रही हैं, जो आपका सस्वर पाठन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अध्यापक भाषा में अधिगम की कमियों अंतरों के कारणों की पहचान किसके द्वारा करवा सकते हैं या कर सकते हैं? यानी गैप कहीं रह गया, गलती कहाँ है बच्चे की, उसका पता कैसे लगाएं टीचर? उपलब्धि टेस्ट लेके। अचीवमेंट टेस्ट तो ये होता है कितना आता है, ये नहीं होता कि कमी कहाँ रह गई है। निपुणता टेस्ट होता है कितने निपुण हैं आप, अगेन ये भी फिर रिजल्ट पे ओरिएंटेड है। स्थापन टेस्ट निदानात्मक टेस्ट होता है इसी बात के लिए कि बच्चे की कमी कहाँ रह गई है, और इसके बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर, व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके आकलन को संबोधित करता है? व्यापक मूल्यांकन बोले तो सीसीई आपको पता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो आपका सीबीएसई ने लागू किया था, एक इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का एक सिस्टम है। तो इसमें सतत क्या है? लगातार आकलन। व्यापक क्या है? सभी पक्षों में आकलन, यानी स्कोलैस्टिक शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों में आकलन आपका, ठीक। तो सिर्फ पाठ्यचर्या गतिविधियां नहीं, अकादमिक विषय नहीं, अकादमिक व सह अकादमिक यानी स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक, यानी पेन पेपर टेस्ट भी, सब्जेक्ट नॉलेज भी, और को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, दोनों ही चीजें व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है स्कोलैस्टिक यानी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों चीजें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 पर जाएंगे, देखिएगा, बताइएगा वे कौन से भाषाई कौशल हैं जिनका आकलन पारंपरिक लिखित परीक्षणों द्वारा नहीं किया जा सकता? भाषाई कौशल, 4 भाषाई कौशल हैं, आपको पता है ना। सूबो पाली से हम याद रखते हैं, प्रीवियस मैराथन देखी होगी अगर आपने, या नोट्स पढ़े होंगे। सूबो पाली मतलब क्या हुआ? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसमें से जो सुनना, और अगर मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें, इसमें बहुत गलतियां टीचर्स भी करते हैं बताते हुए, और आप लोग तो करते हैं, नेचुरल है वो, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। सूबो पाली की अगर हम बात करें तो इनका जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो यही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सूबो पाली। अगर मनोवैज्ञानिक क्रम या साइकोलॉजिकल सीक्वेंस की बात की जाए तो इसी क्रम में सीखे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में सीखे जाते हैं। ये 2 अलग बातें हैं। कई बार इसमें आंसर की को भी ब्लेम कर दिया जाता है, विच इज नॉट राइट, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर हल्का सा लैंग्वेज में चेंज है तो आंसर बदल जाएगा। अगर कोई ये कहे कि क्रम में सीखने चाहिए तो बिल्कुल सीखने चाहिए। क्रम क्या होता है भाषा कौशलों का? तो सूबो पाली यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग होता है, LSRW, ये क्रम है इनका, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्रम है। लेकिन क्या ये क्रम में ही सीखे जाते हैं? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्रम में ही सीखे जाते हैं। कई बार आगे पीछे चीजें चल रही होती हैं, साथ में चल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है क्रम में ही सीखे जाते हैं। क्रम क्या होता है? तो क्रम यही होता है, 2 अलग बातें, होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आपको पता है सुनना और पढ़ना जो है वो ग्राम्यात्मक कौशल हैं, और बोलना और लिखना जो है वो आपका उत्पादनात्मक यानी आपके प्रोडक्टिव स्किल्स में आते हैं, और ये पैसिव स्किल्स में आते हैं। जो बोलना और लिखना है उसमें आप एक्टिव होते हैं तो वो सक्रिय कौशल कहलाते हैं। अगर हम बात करें जो आकलन पारंपरिक लिखित परीक्षणों से, यानी लिख के आप ये नहीं जान पाएंगे कि बच्चों को लैंग्वेज स्किल कौन सी आती है, भाषा कौशल कौन सा है वो, जिसका लिख के जांचना संभव नहीं है। अब बोलने को लिखवाने से थोड़ी जांचेंगे, है ना। सुनने को लिख करके थोड़ी ना टेस्ट से पता लगेगा कि सुना कितना है। तो ये पारंपरिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। श्रवण और वाचन यानी लिसनिंग और स्पीकिंग का जो असेसमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ लिखने से नहीं हो पाएगा, बाकी तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पठन पढ़ने का और वाचन बोलने का, तो बोलना तो ठीक है, बट पढ़ने का तो भाई लिखवा करके किया जा सकता है। बाकी सब सेट होते ही नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो 33वां सवाल कहता है बारीकी से पठन, जिसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, कि जब आप इंटेंसिवली एक एक डिटेल पे फोकस कर रहे होते हैं, है ना। एक होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें आप प्लेजर यानी मजे के लिए कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं छुट्टियों में। लेकिन बारीकी से पठन में आपको डिटेल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो रचनाकार की राय का पता लगाना, यानी आपको पता लगेगा जो राइटर है उसकी राय पता लगेगी बारीकी से पढ़ने पे। कठिन शब्दों को जानना, पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट सूचना के बारे में जानना, ये बात एकदम सही है। जो स्पेसिफिक डिटेल है ये बहुत बड़ा कीवर्ड है किस चीज का, इंटेंसिव रीडिंग या बारीकी से पठन का, कि पाठ्य सामग्री में किसी विशिष्ट सूचना के बारे में जानना, यानी कोई एक स्पेसिफिक डिटेल है उसके बारे में आप जब जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप इंटेंसिवली पढ़ रहे हैं। मुख्य केंद्रीय भाव का पता लगाना, ये आपका एक्सटेंसिव में भी संभव है।
वो आपको स्टोरी का पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक अध्यापक छोटी आयु के विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। वही वास्तविक वस्तुएं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, प्रमाणिक वस्तुएं कह सकते हो, ठीक। तो यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मददगार है। हम शब्द संपदा केवल वस्तुओं के माध्यम से ही सिखा सकते हैं, यानी जो आपका वोकैबुलरी का शब्द भंडार है वो सिर्फ वस्तु के आधार पर नहीं, रटवा दो भाई, शब्द भंडार बढ़ जाएगा, इस्तेमाल में ले आओ। छोटी आयु वाले विद्यार्थी अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते। यह विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में देखी गई वस्तुओं के साथ शब्दों की संबद्धता जोड़ने में सहायता करता है। अगर हम वास्तविक वस्तुएं लेकर के आते हैं, अगर हम एक न्यूज आर्टिकल लेकर के आते हैं या हम एक मेन्यू कार्ड लेके आते हैं किसी रेस्टोरेंट का जिसमें खाने की चीजें लिखी हुई है, तो बच्चा कभी माँ बाप के साथ अगर गया है तो उसके जीवन से वो चीज कनेक्ट हो रही है रियल लाइफ से, उसके वास्तविक जीवन से। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये कहता है संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव आकलन जो है, एफए टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा एसए होता है। तो एफए की जब हम बात कर रहे हैं तो एफए के बारे में, एफए में किस चीज में मदद करेगा हमें, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किस चीज में मदद करता है? कक्षा में प्रतियोगात्मक परिवेश यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक दूसरे का सर फोड़ दें, गला काट प्रतिस्पर्धा कर दें, जी नहीं। अध्यापक की शिक्षण योग्यता का आकलन करना, यानी उसकी पढ़ाने का तरीका कितना बेटर है, ये अध्यापक के लिए नहीं, बच्चों के लिए ज्यादा है और फीडबैक के लिए है। अध्यापक की योग्यता का आकलन कर रहे हैं आप, ये एग्जैक्ट कहना गलत होगा। शिक्षार्थियों को सुधार के लिए गुणात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है, ये बात एकदम सही है कि एक क्वालिटेटिव फीडबैक मिलता है कि कहाँ कमी रह गई, उसको सुधारें कैसे। टीचर को भी मिल जाएगा, लेकिन वो फीडबैक है, ऐसा नहीं है कि योग्यता ही पूरी जांच ली गई है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है भाई? ये कहता है भाषा की कक्षा में गलतियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी एरर्स के बारे में कौन सी बात सही है। गलतियां एक प्रकार से सीखने के पहलू हैं और शिक्षार्थी अध्यापक दोनों को ही प्रतिपुष्टि देते हैं। बात तो सही लग रही है भाई, दोनों को फीडबैक मिलेगा। शिक्षार्थी के भाषा प्रयोग में गलतियों में उसी समय सुधार कर देना चाहिए, नहीं, समय देना है बच्चे को ताकि वो खुद से भी उस तक पहुंच पाए जो उसकी गलतियां हैं। गलतियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि बच्चे मंद गति से सीखते हैं, ये एकदम कहना गलत होगा। गलतियां द्वितीय भाषा में ही होती हैं, प्रथम के जो यानी द्वितीय भाषा में यदि गलती आ रही है तो भाषा के जो प्रथम भाषा है उसमें व्यवधान का संकेत कर रही हैं। ये सब फालतू बातें हैं, गलतियां होती ही हैं, होंगी ही और होनी चाहिए भी, जिससे हमें पता लग जाए। सिर्फ गलतियां ही नहीं, बट गलतियां होना एक स्वाभाविक बात है, इससे ये सीखने का ही एक पहलू है। शिक्षार्थी व अध्यापक दोनों के लिए ये फीडबैक का काम करते हैं कि कहाँ हमें बेहतर तरीके से सिखाने की जरूरत है और कहाँ बच्चे को सीखने की जरूरत है, दोनों के लिए एक फीडबैक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो आकलन यानी जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है उसके बारे में सही नहीं है? तो पोर्टफोलियो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है एक तरह की, जिसमें लगभग बच्चे के सभी एस्पेक्ट्स आ जाएंगे या बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन है, स्पेशली जो अच्छा उसके बारे में अचीवमेंट्स हैं उसकी, कई बार सिर्फ अच्छा ही नहीं बाकी पक्ष भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। एक फाइल है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी जो वो सीख रहा है उसका एक प्रमाण है। हाँ ठीक बात है, उसमें रिकॉर्डेड है वो चीज। यह विद्यार्थियों को अधिक स्वाधीन होने में मदद करता है, इंडिपेंडेंट होने में मदद करेगा। फीडबैक मिल जाएगा बच्चों को अपनी फाइल देख करके वो कहाँ किस क्षेत्र में अच्छा है। यह विद्यार्थियों के विमर्श को पोषित करता है और अपने अधिगम के लिए स्वयं के पुनर्वीक्षण में मदद करता है। ये बात भी सही है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम का एक बार किया जाने वाला आकलन है, ऐसा नहीं है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक लंबे समय में या कुछ साल में या साल भर में या लगातार चलने वाला आकलन है, जिसको हमने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रिपोर्ट तैयार की है। इस साल बच्चे ने ये स्पोर्ट्स में अच्छा किया था, इस महीने में ये किया था, इस चीज में ये किया था, या फिर जो भी उसकी गतिविधियां रही हैं। तो ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये चलता रहता है, एक तरह से सतत है कुछ हद तक। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन पूर्व गतिविधि में आएगा, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी रीडिंग से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से, कोई उस बात से संबंधित उस चैप्टर के आसपास की उसकी अवेयरनेस कितनी है वो पता की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन पूर्व गतिविधि में मददगार है? व्याख्या संबंधी कार्य, अनुमान लगाने वाला कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश करने के लिए कहना, सारांश बाद में कराया जाता है, व्याख्या भी बाद में या साथ में चल रही होती है, लेकिन पहले पढ़ने से पहले की बात हो रही है। व्याकरणिक संरचना कहाँ से आ गई, अभी तो पढ़ाई भी नहीं की, उस सब्जेक्ट या चैप्टर के बारे में कहां से पहले से वो पता लग जाएगा कि व्याकरणिक संरचना क्या है उसमें। तो अनुमान लगाने वाले कार्य है कि हम बच्चों कह रहे हैं अच्छा ये टाइटल है आज का, आप अनुमान लगाओ इसके बारे में क्या होगा या आपको कितना पता है, तो वो बताएगा अपने अनुमान से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ये क्या कहता है समझते हैं। वाचन कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वाचन बोले तो बोलना, ठीक।
तो अगर हम बोलने वाली स्किल की बात करें तो कौन सा एक सुबोपाली में से बो की बात चल रही है, कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू है? स्पष्ट और सही उच्चारण का प्रयोग, मधुर और सरस आवाज में बोलना, संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, या फिर ध्वनि में उतार चढ़ाव और लहजे का ध्यान रखना। बताइएगा। तो इसमें सबसे बेहतर क्या है? देखिए, उच्चारण कितना भी अच्छा हो, मधुर आवाज कितनी भी हो, ध्वनि में उतार चढ़ाव भी है, लेकिन अगर आप सही अर्थ ही नहीं पढ़ पाए, समझ करके सही अर्थ नहीं समझ पाए, या संदर्भ और स्थिति को ध्यान में रख करके नहीं बोलना आता, तो वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा भाषा शिक्षण में गलत है, यानी लैंग्वेज टीचिंग में कौन सा एक पर्सपेक्टिव है जो गलत होगा यहाँ पे? तो फटाफट से आप जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग मैम, आई एम फ्रॉम पटना, मैं बीएड फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सीटेट पेपर 1 का एग्जाम मुझे देना चाहिए, अगर फॉर्म फिल कर दिया है राहुल तो बिल्कुल देकर के आओ पेपर को, है ना। आगे क्या होगा तब तक क्लैरिटी आ जाएगी, जब तक दोबारा सीटेट आएगा ये लोग सब अपना अपना क्लियर कर देंगे। अभी तो चीजें क्लियर उस लेवल पे हैं ही नहीं। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो बाकी एग्जाम का हो, चाहे वो सीटेट हो, पेपर अपना दे करके आओ, चाहे बेशक आप बीएड कर रहे हो, ठीक है ना। बात सही है नहीं? मैं लूंगी आपके कमेंट्स, लास्ट में लूंगी। डी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा भाषा शिक्षण में गलत है? लैंग्वेज टीचिंग के बारे में गलत है। शिक्षार्थी वास्तविक स्थितियों में प्रयोग करने की कोशिश, ये तो सही है। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। जो उसकी मातृभाषा है, पहली भाषा जनरली वही होगी। भाषा शिक्षण संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर केंद्रित होता है, यानी जो आपकी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, बात सही है। लेकिन भाषा शिक्षण में बोलने के स्थान पर लेखन को महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना एकदम गलत होगा। सारे ही जो कौशल हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं किसी के स्थान पे किसी को महत्व दे देंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संदर्भ में व्याकरण में मुख्यतः किस पर जोर दिया जाता है? बताइएगा, संदर्भ में व्याकरण में मुख्यतः किस पर जोर दिया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन तो हम अभी कर चुके हैं। संदर्भ में व्याकरण पे आप रट्टे नहीं लगाते, अनुवाद के थ्रू, जो अभी आप सही जवाब दे रहे थे, जिसको जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, जो व्याकरण अनुवाद विधि थी, बिल्कुल गलत है जो कि जवाब, है ना। व्याकरण अनुवाद विधि में तो व्याकरण संदर्भ में नहीं, अलग से आइसोलेशन में सिखाई जाती है। उसमें तो बस नियम ही नियम याद करवाए जाते हैं। नियमों का अति सामान्यकरण, ओवर जनरलाइजेशन नहीं। भाषा के नियम आत्मसात करते हैं जब आप संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं वो नियम। अब जब आप एक कहानी पढ़ रहे हैं तो आपकी भाषा अपने आप बेटर हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खुद से समझ में आने लगती है, क्योंकि बहुत सारे नियम आप आत्मसात कर चुके हैं संदर्भ के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42वां सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है? यानी किसके बारे में सही नहीं है? ग्रामर टीचिंग के बारे में सही नहीं है, यानी प्रामाणिक संप्रेषण में नियमों को प्रस्तुत करना, यानी जब आप कोई डिस्कशन चल रहा है तो वहां नियमों को प्रस्तुत करें, तो ये तो सही है। संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना सही है। वास्तविक जीवन जैसे संवाद द्वारा नियमों का अभ्यास करवाना, ये भी सही है, कि जो वास्तविक जीवन जैसा संवाद चल रहा है कोई और वहां पे कोई नियम है तो वो रियल लाइफ में आपने नियम सिखा दिया। नियमों को कंठस्थ करके तथा ड्रिल या व्याकरण के द्वारा व्याकरण रटवाना सीखना, ये एकदम गलत तरीका है। इसको रटंत विद्या कहेंगे, जो कि चलंत नहीं। डी ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 2-3 सवाल और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी भी होगी एनसीएफ की, यूट्यूब पे सर्च करके या बैचेस में, तो आपको पता है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वो जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं या 5 मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं, उनके विषय में या उन 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कौन सा एक यहाँ नहीं है? बताइएगा एक बार फटाफट से। मोनी मलिक कह रही हैं 25, 27, 29। मैं मोनी लिख लेती हूँ कहीं पे, मेरे पास पेन होगा तो। 25, क्वेश्चन नंबर 25, 27 और 29 के आंसर इंग्लिश पेडागोजी में और हिंदी में क्लैश कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो ना? ठीक है, एक बार मैं देख लूंगी, एक बार चेक कर लूंगी कि कहीं ट्रांसलेशन का मिस्टेक है या हमारे पढ़ने में कोई गड़बड़ हुई है, जो कि संभव है। देखिएगा एक बार। धन्यवाद बोनी, बोनी नहीं मोनी, ठीक है। देखिएगा एक बार 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के, और वो जो आपका पिन कमेंट होता है वहां मैं मेंशन भी कर दूंगी अगर कुछ चेंज हुआ उन तीनों आंसर्स में। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? विद्यालय के बाहर
के जीवन को ज्ञान के साथ जोड़ना, ये तो है बिल्कुल, रियल लाइफ से कनेक्ट करें हम। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम कंठस्थीकरण पर आधारित नहीं है, ये बात भी सही है, रोट मेमोराइजेशन पे बेस्ड नहीं है आपकी जो लर्निंग है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने के स्थान पर बच्चों के समग्र विकास, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं है, रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। एक पेशेवर अध्यापक की भूमिका निर्वाह करना, पेशेवर अध्यापक का क्या मतलब है यहाँ पे, है कि जो ट्यूशन में पढ़ाए अपना बस पेशे पे ही ध्यान रखे, इसको लाइफ में जिए कम और सिर्फ पेशा है एक अध्यापन जो एक काम है वो सिर्फ एक पेशे की तरह देखना, ये गलत होगा टीचिंग के केस में, ठीक है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कहीं भी नहीं आता, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अध्यापक बच्चों का आकलन क्यों करती है, यानी टीचर जो है वो असेस क्यों करती है बच्चों को, यह पता लगाने के लिए कि कक्षा में भाषा का सर्वाधिक अच्छा उपयोग कौन करता है, तो हमें बेस्ट चाहिए इसलिए। बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाना, ये कुछ हद तक सही है। बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, यह योजना बनाना, ये भी बात सही है। बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए ये एकदम गलत है, बताइएगा एक बार। बी ऑप्शन 46% लोग यहां दे रहे हैं जवाब में, देखिएगा। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें यहाँ बी और सी में कंफ्यूजन है, ये मुझे याद आ रहा है इंग्लिश में भी जब हमने किया था तो कंफ्यूजन थी। देखिएगा एक बार, 38% लोग बी कह रहे हैं और 49% लोग सी कह रहे हैं। समझ लेते हैं एक बार कि पूछा क्या है एग्जैक्टली। अध्यापक बच्चों का आकलन क्यों करते हैं, यह पता लगा, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाने के लिए, बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, यह योजना बनाने में, ये ज्यादा बेटर है अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें। ऑफिशियल आंसर भी इन्होंने यही दिया हुआ है एज फार एज आई रिमेंबर। बच्चों के सीखने में कमियों का पता लगाने के लिए, ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ कमियों का पता लगाने के लिए आकलन होता है क्या, नहीं होगा, है ना। तो अगर इसमें हमने इंग्लिश में कुछ डिफरेंट डिस्कस किया है तो भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल हो जाता है। बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए, यह है योजना बनाने में, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। ये दे सकते थे दोनों में से कोई भी आंसर, लेकिन अगर थोड़ा सा सेंसिबली हम देखें तो सिर्फ कमियों का पता लगाने के लिए आकलन नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चों को अपने अधिगम में आगे किस तरह बढ़ाया जाए इस चीज की योजना बनाने में, चाहे उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करेंगे या जो भी नीडेड होगा वो करेंगे। तो बी गलत नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। अध्यापक नए शब्दों का प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वास्तविक वस्तु समझिए जो ऑथेंटिक है, रियल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ लेकर के आने, इसको रियलिया बोलते हैं। वास्तविक वस्तु को ऑथेंटिक मटेरियल नहीं कहेंगे, रियलिया कहेंगे इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए। जब आप रियल ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर रहे होते हैं, क्या भाषा को सिखाने के लिए, जब आप एक पेन को पढ़ाने के लिए पेन लेकर के आते हैं क्लास में, तो ये रियलिया का उदाहरण है। ये तो कुछ और पटाखा बन गया है ना। तो अगर हम बात करें वास्तविक वस्तुओं की, तो नए शब्दों का प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है। ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक वस्तुएं कहलाती हैं, खिलौना कहेंगे इनको, शिक्षण युक्तियां कहेंगे या शिक्षण विधियां कहेंगे। आसान सा जवाब है, तो आप सभी सही दे रहे हैं, इसमें क्या ही करेंगे। खिलौना होगा ये हमेशा, ये तो कहना गलत होगा। शिक्षण युक्तियां हैं, ये वस्तुएं हैं। भाई इन वस्तुओं को क्या कहते हैं ये पूछा है। विधि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें आप वस्तुएं लेके आ रहे हैं, बट इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो ये वास्तविक वस्तुएं कहलाएंगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या इंग्लिश में रियलिया कहलाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली पूछा गया है।